और मैं उन तमाम लोगों के लिए भड़कती हूँ जिनको सब कुछ दिखने के बावजूद भी वो आंखें बंद कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तुलसी को दे दे बेटा, वो ठीक कर दे तू। चलो बेटा, हार्ड नहीं है, ट्यूशन में आएगी ये कपड़े पहन के आएगी, घर जाके ये नहीं पहनने हैं, जब ट्यूशन पढ़ेगी तभी पहनने हैं, फिर निकाल के रख देने, ठीक है ना? होगी ये स्कूल की ड्रेस है, ठीक है बेटा, ये स्कूल के लिए ड्रेस दे रहे हैं, मार पड़ेगी। ठीक है? अभिषेक चलिए जाओ कोमल कोमल आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। जो बच्चे हैं ना उनको बुलाइए। रजनी रजनी नहीं तुम्हारा क्या नाम है? रजनी नहीं आ रखी। तुम्हारा नाम देख लो आप। स्कूल में पढ़ने आता है? क्या नाम है? आता पढ़ने? नाम क्या है? नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज एक और नौनी है जो अपने तड़कते भड़कते मिजाज के लिए खासी फेमस है, जानी जाती है। ये है रुद्रप्रयाग में रहने वाली, रुद्रप्रयाग इनका मूल रूप से गांव है, रुद्रप्रयाग में रहने वाली वंदना रावत जी। वंदना जी बहुत कम एज में बहुत ही ज़्यादा सोशल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं और आज हमारे ऑफिस आई हैं। तो वंदना जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस में और हमारे प्लेटफॉर्म की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं उत्तराखंड की नौनी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। जी, तो हम शुरुआत करते हैं। आप बात बात पे, अभी भी मैं आपका एक लाइव देख रही थी अभी 1-2 दिन पहले का, और अक्सर हम देखते हैं कि आप बात बात पे बहुत ज़्यादा भड़कती रहती हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा में रहती हैं। तो आखिर क्या कुछ वजह रहती है कि इस तरह की छोटे छोटे उस पर आपको बहुत ज़्यादा उबाल आ जाता है? अधिकतर मैं जिस भी मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आप तड़कती भड़कती रहती हैं, तो मैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर भड़कती हूँ और मैं उन तमाम लोगों के लिए भड़कती हूँ जिनको सब कुछ दिखने के बावजूद भी वो आंखें बंद कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो उन लोगों पे मैं अक्सर भड़कती रहती हूँ। जी 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 जी।
अभी क्या मुद्दा हुआ था 1-2 दिन पहले? अभी 1-2 दिन कल ही की बात करूं, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल की मैं बात करूं तो मैं एक एनजीओ भी चला रही हूं जिसमें मैं संयुक्त सचिव हूं, समून फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट। और उसके माध्यम से हम क्या बोलते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा हो गया, विकलांगों के लिए ज़रूरतमंद जिनको वाकई में ज़रूरत है किसी चीज़ की, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम करोड़ों का करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हम लोगों से बन पड़ता है, जितने हमारी संस्था के द्वारा बन पड़ता है, हम करते हैं। अभी हमने हाल में 8-10 हमारे जो स्कूल के सेंटर हैं, यानी कि ट्यूशन सेंटर, गांव में क्या होता है कि यहाँ पर शहरों में होता है कि बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ते हैं तो उनका जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको रिवीजन होता है। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। हमारे गांव में क्या होता है कि स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद कंडी पकड़ी और दाथड़ी पकड़ी और घासा कोणी, लड़की तो घास काटन चल जाती। और जो छोटा छोटा नौना होना ना लड़का, वो कोई क्रिकेट खेन, कोई पुंगड़ो होनो, कोई कखी मतलब खेन में इतना व्यस्त रहने के होता है, पढ़ाई को कोई वो नीचे। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा मतलब वो निकाला है, हमारी संस्था ने, समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट ने एक छोटा सा वो निकाला है कि हम बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन का वो करें। तो हमने 8-10 सेंटर खोले हुए हैं ताकि बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाएं और वो सब चीज़ रिवीजन करें जो उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे का माइंड भी सेट रहे और पढ़ा जो आज स्कूल में पढ़ा वो उन्होंने फिर रिवीजन करके उनको याद भी रहे। तो इस तरीके से हम कई स्कूलें चला रहे हैं। आपके ये कारगी चौक में रेड लाइट पे भीख मांगने वालों बच्चों को हम स्कूल पढ़ा रहे हैं। कम से कम 70-80 बच्चे हैं जिनको हम डेली कंटिन्यू क्लास देते हैं। तो इस तरीके से फिर निर्धन कन्याएं हैं, जैसे जिनके माँ बाप नहीं हैं या फिर विकलांग हैं माँ बाप, तो उनकी शादियों में भी हम थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। कहीं राशन दे दी शादी की, कहीं लड़की के कपड़े दे दिए, इस तरीके से। तो कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि हमें भी आपकी ज़रूरत है। तो मैंने पूछा भैया आप करते क्या हैं? कि मैं कोविड से पहले ड्राइवर था, कोविड के बाद बोला मैं बेरोज़गार हो गया हूँ और मैंने अपने एक खेत बेचनी है, तब मैंने शादी करनी है। मैंने कहा माँ बाप क्या करते हैं? कि पिताजी दारू पीते हैं और माताजी घर में ही रहती हैं। तो मैंने कहा भैया शादी से पहले आप कोई रोज़गार ढूंढो और ख़ुद भी खाओ और अपने माँ बाप को भी खिलाओ। शादी का तो हो जाएगी, एक न दिन शादी तो हो ही जाएगी। अब दूसरों की लड़की लेके आओगे आप, उसको क्या खिलाओगे? शादी तो चलो हम लोग उन्हें करा दी, वो लड़की गाली देगी कल के डेट में हमें कि कौन थे वो शादी कराने वाले। तो मैंने इसी बात को लेके मैं भड़क रही थी कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो ऐसे लोगों की मदद हम भी नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनके हाथ पैर नहीं हैं या विकलांग हैं या निर्धन हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस नहीं है या माँ बाप फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उन लोगों की हेल्प करेंगे। तो इस बात को लेके मैं भड़क रही थी। बहुत ही सही सीख भी दे रही है, सबक भी दे रही है, इतना कोई समझाता नहीं है। अच्छा आपकी एज क्या है अभी बताइए? मेरी एज 22। अच्छा 22। और आप कब से जुड़ी हैं समाज सेवा के क्षेत्र में? काफ़ी साल हो गए, मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन अब लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं और जगह जगह में लोगों को फील्ड में मिल पा रही हूँ, तो तब लोग जानते हैं। और जब से फेसबुक और ये ऑनलाइन का ज़माना आया तब से तो ज़्यादा ही लोग समझते भी हैं। और कई लोग तो गाली गलौज पे उतर आते हैं, कई लोग बोलते हैं नेतागिरी करती है, कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं इनको क्या मिलता है ऐसा करके। मैंने कहा और तो हमें कुछ नहीं मिलता, पर दिल का जो सुकून है वो भरपूर है हमारे पास। अच्छा आपकी जो एज है ये, और आपने तो और भी पहले से काम शुरू कर दिया था, तो अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं और फिर उससे आगे के बच्चे, एज के जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, वो अक्सर चाहते हैं कि हम इस एज में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करें। लेकिन आपने समाज सेवा की राह पकड़ी, तो कहीं से कुछ ऐसा कुछ आपको कभी महसूस हुआ कि मुझे करना चाहिए? कैसे बढ़ी आप इस तरफ? एक्चुअली ये है कि मैं बचपन से लेके जब भी मैं स्कूल में जाती थी और मतलब स्कूल से घर आना, तो मेरा जो मेंटलिटी थी, मैंने जो सोच रखा था, मैंने बचपन से सोच रखा था कि मैं सबसे अलग करूँगी। और सबसे अलग कब करूँगी? मैंने गांव में रही हूँ, मैंने पढ़ाई गांव से करी है, 12th मैंने गांव से किया है। तो मैंने गांव वालों की सोच देखी, अगर हमने फ़ोन भी निकाल दिया ना हाथ पे तो अरे तो की लोड़ी बिगड़ी गई यार, पता नहीं क्या बात करनी चाहिए हुआ। तो मैंने बोला कि मैं इस सब को पीछे छोड़ के मैं आगे जाऊँगी और मैं एक दिन ऐसा कुछ करूँगी कि लोग प्राउड फील करें मेरे ऊपर कि हाँ वाकई में लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो गांव का जो कल्चर था, गांव का जो माहौल था, वैसे तो लगभग ठीक ही था, लेकिन लोगों की जो सोच है आज भी वैसी है। लेकिन कुछ % लोगों की सोच बदली है कि हाँ वाकई में लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मुझे वहाँ से निकल के एक ऐसा मुकाम हासिल करना था कि
मैं अच्छा भी करूं और माँ बाप का नाम भी रोशन हो। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा जी। और आपकी हम अगर ड्रेस पे आए तो हमेशा हम देखते हैं कि आप बिल्कुल सूट और साइड में दुपट्टा, और ख़ास करके आपका जो ये टीका है, ये सब, तो इस ड्रेसिंग सेंस के पीछे भी कोई कहानी है क्या? कहानी तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि बीच में मेरे ड्रेस पे बहुत कमेंट्स किए लोगों ने कि आपको ड्रेस पहनने का तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला अब मैं आध्यात्मिक बनूंगी और चंदन इसलिए लगाती हूँ, एक तो मैं भोले भगवान का बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ को। पहले तो बड़े शांत स्वभाव के, और जब क्रोध आ गया तो ज्वालामुखी। तो मेरा सीन भी वैसी है कि पहले मैं आगे सामने वाले को इतना समझने की कोशिश करूँगी कि मैं खुद को कंट्रोल करें, लेकिन जब मुझे कंट्रोल नहीं होगा तो मैं अगले बंदे का खून कर दूँगी। मतलब इतना गुस्सा है मेरे अंदर। तो चंदन मैं इसलिए भी लगाती हूँ कि मस्तिष्क के लिए सही होता है, शांत रहे। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ बात बात पर, इसलिए, और इसलिए भी लगाती हूँ कि मेरे भोलेनाथ को पसंद है। बिल्कुल। तो अभी भविष्य की आपकी और क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या करना चाहती हैं आप? भविष्य में भी मैं विकलांग लोगों के लिए भी बहुत कुछ मैंने सोच रखा है कि मैं विकलांग लोगों की सेवा करूंगी, अनाथ बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि उनको ये ना लगे कि हम अनाथ हैं। और जो बुजुर्ग, जो जिनके जैसे बच्चे नहीं होते हैं, बुजुर्ग यानी कि ओल्ड एज, तो उनके लिए भी मैंने सोचा है कि एक अच्छा सा हम वो खोलेंगे अनाथ आश्रम, और उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, विकलांग लोग भी होंगे, जिनको कोई नहीं पूछता है। तो उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं उनकी देखभाल करूंगी। अच्छा, आप रुद्रप्रयाग ज़िले से हैं, तो आपको क्या लगता है कि रुद्रप्रयाग में क्या कुछ अभी ज़रूरतें हैं जो होनी चाहिए, क्या ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? रुद्रप्रयाग की बात करूँ तो सच में मैं भड़क जाऊंगी और अभी आपने चंदन लगाया, भड़किए मत। रुद्रप्रयाग की बात करूंगी तो मेरा एकदम से खून खौल उठता है, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सड़कों की बात करूँ तो कई आंदोलन वहाँ पर किए हैं, और हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मतलब बहुत प्रॉब्लमें हैं। और सबसे पहले मैं अगर डॉक्टर की बात करूँ तो मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। मैंने डॉक्टर के खिलाफ़ बोला था कि मैडम अगर आपको काम नहीं कर रहा आप छोड़ के जा सकते हैं, हम लोग इतना मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा और मैनेज कर लेंगे, लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको गवर्नमेंट सैलरी क्यों दे रही है? क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे जखोली ब्लॉक में एक प्रसव केंद्र था क्या, अभी भी है गवर्नमेंट का। तो वहाँ पर डिलीवरी के लिए लड़कियाँ जाती थी, तो नर्सों का जो बिहेव है, रवैया है, वो सातवां आसमान छूता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं नर्सों ने मेरी मम्मी के साथ, यानी कि मेरी बड़ी माँ के साथ, माँ की सिस्टर के साथ बदतमीज़ी कर दी। उन्होंने बदतमीज़ी करी, और बड़ी माँ उस दिन तो चुपचाप सुन लिया उन्होंने कि चलो इस बार, क्या बोलते हैं लोग, गढ़ वाली माँ एक कहावत है, जे को मर दूँ सो क्या नहीं कर दूँ। तो जब उनको पता है कि मेरा पेशेंट बेड पे है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगले दिन जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर आती हैं तो वो रोती हैं मेरे पास कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी लड़के की वाइफ जा रखी थी और उन्होंने इंजेक्शन दिया दर्द बढ़ाने का, अपने आप अंदर चली गई और कुंडा मारा, खुद सो गई और फ़ोन कर दिया ऑफ। और उसके बाद मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उन पर क्वेश्चन किए कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, या तो तुम इंजेक्शन नहीं देते, इंजेक्शन दे रहे थे तो बाहर तो रहते, चलो ठीक है तुम सो भी गए, हम मानते हैं कि इंसान है, तुम थक गए होंगे, सो गए, तो फ़ोन तो ऑन रखते। तो वहाँ पर दोबारा जब मुझे जवाब मिला तो नर्स कह रही थी कि वो लड़की अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती है, और हम तो खाना खाने गए थे, ये है वो है। मैंने कहा मैडम खाना खाने गए थे तो फ़ोन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत क्या थी आपको? तो मैंने कहा अगर मैंने आपको गलत बोला है तो जाहिर सी बात है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि वंदना रावत यहाँ आइए हॉस्पिटल में, और तुम गलत हो और हम सही हैं। तो मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि माफ़ी नहीं मांग सकती, लेकिन तुम्हारी गलती है, तुमने एक बार फ़ोन करके नहीं पूछा कि आपने किस बेस पे ये वीडियो अपलोड करी। तो हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति है, कई सारे केस ख़राब किए उन्होंने, कई सारे। और सुविधाओं का क्या बताऊँ, रोड का तो बुरा ही हाल है। वहाँ आप रात में, जब आप रात में 7 बजे के बाद वहाँ गाड़ी ले जाना तो खतरों से खाली नहीं है। कहीं गड्ढे तो इतने हैं कि क्या बताऊँ, उसमें पानी रहता है, सड़कें कहाँ जा रही हैं, कुछ मतलब सुविधाएं नहीं है हमारे इधर। बहुत मतलब अभी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसे कहते हैं। और जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठेकेदार हैं, खनन माफिया हैं, भू माफिया हैं, दुनिया भर के हैं, शराब माफिया हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए सब, बाकी जनता गई भाड़ में, सब लगे जुगाड़ में, यही सिस्टम है। नेता और ठेकेदारी की बात करें तो क्या आप भी किसी पार्टी की फॉलोअर हैं? किसी पार्टी नहीं है तो फिर भविष्य में कुछ ऐसा प्लान है कि कहीं जुड़ना चाहती हैं? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है मेरा ऐसा कि पार्टी के साथ जुड़ूं या मैं किसी पार्टी को फॉलो करूं।
मैं अपने आप में बस एक छोटी सी समाज सेविका के नाम से लोग जानते हैं और उसी में रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या मैसेज देंगी, अगर खास करके महिलाओं को एक मैसेज दिया जाए? मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूँगी कि आजकल लोग ज़्यादातर बेटी बेटा वाला कर रहे हैं कि बेटी बेटी हो गई, बेटी हो गई। बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और बेटियों को अगर आप अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कारों से सींचते हैं, तो बेटियाँ एक अच्छे मुकाम पर जा सकती हैं। और दूसरी बात ये कि मैं एक बात और कहूँगी कि करोड़ों का ना हो सके, लेकिन अपने आसपास जितने ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर मदद करें, क्योंकि कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आपके आसपास कोई विकलांग है, कोई अनाथ बच्चा है, तो ज़रूर कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर कीजिएगा उस बच्चे का। और हमारी उत्तराखंड की नौनीत है, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्या बात है, इन्होंने बहुत सही बात बोली। बिल्कुल हेल्प करिए अपने आसपास में, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आते रहेंगे नई नई कहानी और नए नए लोगों के साथ आपके पास। तो वंदना रावत जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका भी दिल से धन्यवाद करूँगी। और आपका काम भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों को जानना बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड की नौनी भी तो एक लड़की ही है और वो आज इतने मतलब लोगों की आवाज़ सुन रही है, इतने लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचा रही है। तो ज़रूर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग सहयोग करेंगे। पुनः आपका धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और प्रणाम। हाँ, धन्यवाद।